हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमित कंडवाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी डायरीज। हवा चल रही है बहुत, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं और आपसे बातें करते हैं और आपको बताते हैं हमारा एक्सपीरियंस जापान में। और ये स्ट्रो से नहीं पियाता मैं से ऐसे पीऊँगा। तो आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जापान में जो अलग है बाकी कंट्रीज से और इंडिया से भी। क्या चाहता क्या है मौसम से? धूप हो गई बहुत तेज, आंखों में आ रही थी तो सामने से हमने सोचा सामने धूप है तो हम थोड़ा सा अच्छे दिखेंगे, मतलब ज़्यादा ही अच्छे हो गए अब तो क्या चीज़ जब स्टार्टिंग में आए थे तो क्या चीज़ सबसे अलग लगा। जैसे कि वीडियोस वगैरह में बाकी कंट्रीज़ देखी हैं, ये जहाँ भी घूमे हैं, जैसे मैं ऐसे कि कुछ कंट्रीज़ में गया हूँ, मैं उनके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। पहली चीज़ जो मैंने देखी थी जापान में अलग, जो एयरपोर्ट पे उतरते ही वॉशरूम जब मैं गई थी तो वहाँ पे गर्म पानी का जेट था, तो वो मेरे लिए बहुत अलग था और नया था। और जो उसकी टॉयलेट सीट जो होती है वो भी गर्म होती है। यहाँ पर क्या होती है ना, टॉयलेट सीट आप अलग से खरीद सकते हो, उसको आप लगा सकते हो और वो आप बैठोगे तो सर्दियों के टाइम पे बहुत सही अच्छी सी सिकाई विकाई होती है वहाँ पे। मतलब कि जहाँ आपको 5 मिनट देने वहाँ आप 15 मिनट दे सकते हो टॉयलेट में। एक और चीज़ है यहाँ पर जो टॉयलेट से ही रिलेटेड है कि जैसे कि टॉयलेट में ना बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। फ्लश के ऊपर ही उन्होंने एक नल लगा रखा है कि वहीं पर ही आप हाथ धो और जो धुला हुआ जो पानी है ना, हाथ का जो वेस्ट पानी है वो आपके टैंकर में जाता है और वो ही फिर आप फ्लश कर सकते हो। तो इन्होंने पानी को बचाने के लिए जापानीज़ लोगों ने इस तरीके का सिस्टम बना रखा है टॉयलेट के अंदर। दूसरा है कि यहाँ पे ना जैसे कि हम इंडिया में होते हैं तो किसी फॉर्म वॉर्म में क्या कहते हैं, भैया साइन कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस तरीके की स्टैंप बनती है। ये होती है, जैसे जब मैं आया था तो मेरी कंपनी ने वैसे ये मेरे को बना के दिया था, बट आप खुद से भी बना सकते हो। ये इसमें नाम होता है बंदे का। तो जितने भी पेपर वर्क होते हैं वहाँ पर आपके सिग्नेचर की जगह ना ये स्टैम्प चलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपने सुना ही होगा कि जापानीज़ लोग बहुत फिट रहते हैं फिजिकली। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर ना मोस्टली मतलब ये समझ लो कि बच्चा बूढ़ा हो जवान सब चलेंगे साइकिल में सीना तान। यहाँ पर हर एक बंदा ना साइकिल में ही घूमता है। ये समझ लो कि 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस भी होगा ना, वो भी साइकिल में ही जाना प्रेफर करते हैं यहाँ। और यहाँ पर ना साइकिल का ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे कि मतलब कि गरीब लोग ही साइकिल चलाते हैं, अमीर तो भैया गाड़ी बाइक एकदम हंक वंक में जाएंगे और साइकिल वाले सिर्फ गरीब ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरा बॉस होगा वो भी साइकिल में जाएगा और मेरी कंपनी का अगर कोई जूनियर बिल्कुल फ्रेशर बंदा आया हुआ होगा वो भी साइकिल में जा रहा होगा, मस्त एक साथ। ये समझ लो कि आप अगर जापान आ रहे हो ना, वो किसी भी कंट्री से, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है ना तो आप बिल्कुल फुल चौड़ में आओ, भैया मेरे को तो गाड़ी चलानी आती है। बट जापान में आने के बाद अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है ना तो आपकी लाइफ बहुत परेशान वाली होने वाली है। हमारे साथ हुआ कि गाड़ी चलानी आती है लेकिन साइकिल चलानी नहीं आती। नहीं, नेहा के साथ हुआ है भैया, मेरे को तो आती थी, बचपन से साइकिल चला रही है हमने। हाँ मेरे साथ हुआ ऐसा क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी आती थी, लाइसेंस था मस्त, सोचा नहीं था कभी कि साइकिल चलाने की नौबत आएगी। तो यहाँ आके पता चला भाई साइकिल आनी भी ज़रूरी है। और एक और है कि यहाँ पर ना आपको ना रोड पे ना, जैसे आप रोड पे जा रहे हो मस्त एकदम, यहाँ पर गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई देगा आपको। यहाँ पर इवन साइकिल की घंटी भी सुनाई नहीं देगी, पता पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि कोई आ रहा है क्या, और तब खुद को एम्बैरेस लगता है कि यार इतनी देर से बंदा वेट कर रहा है। यहाँ पर लोग ना घंटी भी बजाना ये सोचते हैं कि यार इसको डिस्टर्ब हो जाएगा, रूड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हॉर्न बजाना, घंटी बजाना साइकिल की, ये इसको बहुत रूड मानते हैं यहाँ पे। तो ये समझ लो कि हमें पहली जो हॉर्न जो सुनाई दिया होगा कभी शायद 6-7 महीने, यहाँ जापान आने के 6-7 महीने के बाद कभी हमने एक हॉर्न सुना। और जितने भी हम साथ में लड़के थे सबके सब ऐसे हॉर्न 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 अचानक से बहुत। हाँ मैंने क्या किया ऐसा जो हॉर्न बज गया मेरे ऊपर। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर ना जैसे हम इंडियन जो है ना, वैसे वर्ल्ड वाइड ना जुगाड़ के लिए फेमस है ना, जुगाड़, या फिर इंग्लिश में बोलो तो क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के लिए बहुत फेमस है, जो कि इंडिया में आम भाषा में बोलते हैं जुगाड़ के लिए। तो बट जापानीज़ लोगों को ना जुगाड़ समझ में नहीं आता उनको। मतलब कि आप ये समझ लो कि जैसे कि कहीं एक लिखा हुआ है कि भैया इस काम को इस तरीके से करना है, वो लिखा हुआ है उनको रिटर्न ना। हमने बोला कि अरे इसको इस तरीके की छोड़ के ना इस तरीके से कर लो, तो ऐसे हो जाएंगे कि हाँ 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 ये कहाँ पढ़ा पढ़ा नहीं बाबू, ये पता है हमें, ये ऐसे भी होता है ये। तो उनको मतलब ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं ये, क्योंकि ऐसे तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है हमारी किसी बुक में। हमने तो ऐसा सीखा ही नहीं था, हमने ऐसा सीखा नहीं है, तो उनको ना जुगाड़ समझ में नहीं आता। तो लेकिन जो लिखा हुआ है ना उसको वो 100% उसी तरीके से करेंगे। बेसिकली कोई शॉर्टकट नहीं लेते, ये जो जिस चीज़ का प्रोसीजर है वो वैसे ही करेंगे। तो अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट है कि जापानीज़ लोग छाते किस तरीके से यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है ना, बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, मतलब समझ लो कि हफ्ते में एक आधी बार बारिश हो ही जाती है हल्की फुल्की। तो इस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन टाइप का छाता होता है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसका बहुत यूज़ होता है यहाँ पे। जबकि साइकिल वाइकिल चलाते हैं ना यहाँ पे, तो साइकिल जैसे सामने से बारिश आ रही है तो छाते को ना ऐसे आगे कर दो, तो आगे करने से क्या होता है कि आगे का भी दिख जाता है और बारिश से आप बच भी जाते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल है यहाँ पे, है ना, ट्रांसपेरेंट छाते। सही भी देखने में भी अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे आप किसी भी बिल्डिंग में एंटर करो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या ऑफिस हो, बिल्डिंग के बाहर ना छातों के लिए ना अलग से पन्नी होती है। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पर उन्होंने एक मशीन लगा रखी है। इस मशीन में आप छाता डालोगे और वो मस्त एकदम पन्नी चढ़ा हुआ छाता न्यू पैकिंग बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है ना, इससे जो पन्नी है ना, इसमें सारा का सारा पानी जो है ना इकट्ठा हो जाता है, तो आपका जो अंदर जो बिल्डिंग का फ्लोर है वो गीला नहीं होता इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ना रेस्टोरेंट वगैरह में ना टिप वगैरह अलाउ नहीं होती, चाहे आपको खाना कितना भी पसंद आ जाए, कि आपकी मतलब आप क्या बोलते हैं आत्मा तृप्त हो जाए, आत्मा अगर आपकी तृप्त हो भी जाए ना, तब भी भूल के भी ना टिप मत देना। यहाँ पर बहुत रूड मानते हैं अगर आप टिप दे रहे हो तो। ज़्यादा आप ये बोलते हो कि भैया आपका खाना बहुत अच्छा था या आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। तो नो टिप इन जापान। अब नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टी। लॉयल्टी के मामले में जापान आपको बहुत इम्प्रेस कर देगा। हाँ, मतलब कि अगर आपकी कोई चीज़ खो जाए ना यहाँ जापान में, तो आपकी लगभग 80% चांस है कि वो आपको मिल जाएगी, भले ही वो आपका वॉलेट हो या मोबाइल हो या कोई बैग हो, अनटिल अनलेस कि वो कहीं ऐसी जगह में ना गिरा हुआ हो जहाँ पर कि किसी बंदे को कोई दिखाई नहीं है। यहाँ पर क्या होता है ना, किसी को कुछ दिखता है पड़ा हुआ, तो वो जाके अगर उसे पता लगे कि ये इस बंदे का गिरा है, तो उसको जाके वापस कर देते हैं, और नहीं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके दे देंगे। और फिर पुलिस क्या करती है, हर जगह के लोकल पुलिस जो होती है, हर एरिया की लोकल पुलिस वहाँ कॉन्टेक्ट करती है कि भैया ऐसी कोई रिपोर्ट आई है कि किसी बंदे का खोया है। तो बस ज़रूरी ये है कि आपको ना रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बस आपको क्या करना है कि आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी है, उसके बाद आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको वो चीज़ वापस मिल जाएगी। जैसे मेरे साथ हुआ था, एक बार मेरा एक मोबाइल खोया था, तो अब मेरे को समझ लो कि मेरे को 2 हफ्ते तक पता ही नहीं था कि मेरा मोबाइल खो गया, क्योंकि उस समय मेरे पे 2 मोबाइल थे। तो मैं दूसरे वाले मोबाइल को बहुत कम यूज़ करता था। तो मैंने अपने पोस्ट में देखा कि वहाँ पर ना एक लेटर आ रखा है, तो वो था पुलिस स्टेशन से। वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका जो मोबाइल है वो हमारे पास है और आप आके ले लो। तो मैंने बोला तेरी ये मोबाइल ये कहाँ गया, इतने टाइम से देखा ही नहीं मैंने। तो मैं जाके लिया उसको। तो वॉलेट का एग्जाम्पल तो आपको अब देखो, ये हमने 2 बार ट्राई किया और आप भी देखिए कि क्या होता है अभी। ये देखो आपको लाइव दिखाते हैं, देखते हैं। नेहा वॉलेट गिराएंगे और उसके बाद देखते हैं कि वो उठा के देते हैं। वाह, इन्होंने उठा के दे दिया, देखो। तो ये है जापान का लाइव एग्जाम्पल। तो वो डायलॉग है ना, बच्चे मन के सच्चे। देखो अभी देख भी लिया हमने, बड़ों के साथ और बच्चों के साथ दोनों के साथ ट्राई किया, और दोनों ही केस में हमें वॉलेट उन्होंने उठा के अपने हाथ से दिया। तो ऐसा होता है जापान में। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पर ना कुत्ते पालने का बहुत शौक है लोगों को। मतलब कि आपको जो जैसे हम इंडिया में प्रैप में बच्चों को लेके घुमाने के लिए ले चलते हैं ना, यहाँ पर कुत्तों को घुमाने के लिए ले चलते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि है मतलब कि कोई बंदा बच्चों को लेके जा रहा है, उसके बाद ऐसे झांके देते हैं तो उसमें से 2 कुत्ते ऐसे झांके देख रहे होते हैं। ऐसा बहुत बारी होता है, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। और यहाँ पर उनको डायपर पहनाते हैं, उनके लिए अलग से कपड़े होते हैं, वो पॉटी करते हैं तो उनके टिश्यू से क्लीन विलीन करते हैं। उसके बाद उनकी पॉटी है, जहाँ पर उन्होंने पॉटी की है वहाँ पर बैग होता है उनके पास, पन्नी से पूरी पॉटी उठा के बैग में रखते हैं। और अगर कुत्ते ने सुसु कर दी तो जहाँ पर उसने सुसु की है वहाँ पर पानी डाल देते हैं। तो मतलब इतना ये सफाई का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही यूनिक है हम लोगों के लिए, हम जो इंडियंस हैं। और वो स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मेरे को काफ़ी अजीब लगा था, लेकिन इनका भी लॉजिक होगा अपना उस चीज़ के लिए। तो जैसे कि हम तो अपने घर पे सबसे पहले तो हम उठेंगे, उसके बाद मम्मी बोलेगी कि भैया जाके सबसे पहले नहा लो। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सुबह नहीं नहाते, यहाँ पर रात को नहाते हैं। नहाने के तुरंत बाद अपने बेड में घुस जाते हैं। तो आपको बताओ कि आपको कैसा लगा ये पॉइंट, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि इनके पीछे वो है ना, मुझे मतलब इसलिए सही लगता है क्योंकि इनका कहना भी ठीक है कि पूरे दिन का घूम के, बाहर का घूम के आप घर आते हो और वैसे ही आप सो जाते हो, तो नहा धो के सोना चाहिए। इसीलिए लोग रात में नहाते हैं। मेरे हिसाब से दोनों टाइम नहा लेना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। नहीं तो फिर हम लोग फ्रेश हो जाते हैं ना, सुबह फ्रेश तो फील करते हैं सुबह नहा के।
नेक्स्ट पॉइंट है जो कि थोड़ा सा वियर्ड भी है जितने भी आउटसाइडर, मतलब कि दूसरी कंट्री या इंडिया से जो लोग आए हैं उनके लिए। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज में टॉयलेट वगैरह ना एम्प्लॉयज़ ही क्लीन करते हैं। उनकी टाइमिंग लगी होती है कि भैया इस समय इस ग्रुप का नंबर है, इस समय इस ग्रुप का नंबर है। तो अगर आप जापान में जॉब करने की सोच रहे हो तो ये आपको थोड़ा अजीब लगने वाला है और उसमें थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जहाँ पर कि लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगी और उन्होंने जॉब छोड़ दी है, ऐसा मैंने सुना है बहुत भारी। तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर इनको बचपन से ऐसी आदत डलवा देते हैं। स्कूल में बच्चों को उनकी जो टॉयलेट होती है वो खुद ही क्लीन करते हैं, बेंच वगैरह उनकी जो चेयर वगैरह होती है उसको सारा का सारा खुद ही क्लीन करते हैं। तो ये बचपन से इनको तो आदत होती है, लेकिन हमारे को कहाँ आदत है ना तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ट्रेनों की जो सीट होती है ना, वो जैसे कि 2 सीटर होती हैं, एक के पीछे एक, आप उनको ना 4 कर सकते हो। सीटें जो है ना टर्न हो जाती है। वैसे इंडिया में अभी लेटेस्ट एक ट्रेन देखी थी मैंने, पता नहीं रिलीज़ हुई कि नहीं हुई, उसमें भी ये सिस्टम आया था। आप लोग कमेंट करके बताना अगर ऐसा कुछ है। हाँ, अगर आपने ऐसा कुछ देखा कि सीट को ऐसे टर्न करके आप 4 सीटर बना सकते हो, उससे मतलब आमने सामने बैठ सकते हो। तो मोस्टली तो ऐसे होता है ना, एक के पीछे एक, जैसे बसेस वगैरह में होता है। आप बताना इंडिया में आपने देखी है क्या ऐसी ट्रेन। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर टाइमिंग को लेकर, ट्रेन की टाइमिंग को लेकर। जो अगर वो बता रहा है ना कि 5 बजे से 6 बजे आपको वहाँ पहुँचा देगी, तो यहाँ पर जापान में एग्जैक्ट 6 बजे वो वहाँ आपको पहुँचा देगी। यहाँ पर ट्रेन कभी लेट नहीं होती है जापान में। ये देखो, ये ट्रेन आ गई है हमारी। इसमें लिखा हुआ है कि ये 7:52 पे यहाँ से निकलेगी और जो हमारा नाम्बा स्टेशन है वहाँ पहुँचाएगी 8:01। अब आपको दिखाते हैं कि हमारी ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे निकलती है या नहीं। चलो देखते हैं। और ये सायरन भी बज गया है ट्रेन निकलने का और टाइम हो गया है और ये हमारी ट्रेन चल पड़ी। तो ये हम जा रहे हैं नाम्बा स्टेशन, ये पहुँचेगी 8:01। तो देखते हैं ये टाइम पे पहुँचती है या लेट होती है। इन केस ट्रेन अगर किसी कारण से लेट हो जाती है तो जो ट्रेन का स्टाफ होता है वो हर एक पैसेंजर के पास जाता है उसको सॉरी बोलने के लिए, और हर एक स्टाफ को वो एक पर्ची देता है जो होती है देंशा चीन शो में शो। इसका मतलब होता है ट्रेन डिले सर्टिफिकेट जिसको कि आप ऑफिस में अगर जॉब करते हो तो वहाँ दिखा सकते हो कि भैया मैं आज इस वजह से लेट हुआ। एग्जैक्ट 1 पे हम पहुँच गए नाम्बा स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर हर एक बंदा ना, जैसे कि चाहे वो तब टिकट की लाइन हो, खाने की लाइन हो या किसी भी चीज़ की लाइन हो, बिल्कुल लाइन पे ही खड़े होते हैं। ये किसी ने बोला नहीं है कि भैया लाइन से आना, लेकिन वो एक के पीछे एक, पहले दिख रहा है ना कि बंदा खड़ा हो, उसके जाके पीछे खड़ा जाएगा, बाकी तीसरा फिर उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइन को बहुत फॉलो करते हैं और हाँ मेंटेन करके चलते हैं कि भैया अगला बंदे को डिस्टर्बेंस ना हो। अब ऐसा हमें भी लगता है ना कि भैया हम पहले से खड़े हो रखे हैं और उसने दुकानदार ने पहले दूसरे वाले को सामान दे दिया, तो हम कहते हैं भाई मैं पहले से खड़ा हूँ, ऐसे कैसे दे दिया। तो यहाँ पर ऐसे केसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो एक्सीलेटर होती है ना, वहाँ पर लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं। वो वैसे डिपेंड करता है कि आप ओसाका में हो या टोक्यो में। टोक्यो में लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं और राइट साइड से पैदल लोग चलते हैं, और ओसाका में राइट साइड में खड़े होते हैं, लेफ्ट साइड से लोग पैदल चलते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम इसलिए है कि अगर किसी को जैसे कि भैया बहुत लंबी एक्सीलेटर है और उसको जल्दी जाना है, तो सारे के सारे जिनको आराम से जाना है वो राइट साइड में खड़े हो जाते हैं और लेफ्ट से उस जल्दी जाने वाले को निकलने का रास्ता मिल जाता है। और यहाँ पर एक और बहुत ही सही सिस्टम लगा मेरे को, जो कि आप जैसे लिफ्ट में जा रहे हो ना, तो जो सबसे पहले वाला बंदा जो होता है ना, वो जाके ना लिफ्ट का ना बटन दबा के रखता है कि मतलब लिफ्ट बंद ना हो जाए। सोचो कि लगभग 15 लोग हैं, है ना, और कई बार होता है ना कि बीच में लिफ्ट अपने आप बंद जाती है, ऑटोमेटिक तो होती हैं, और जब तक सारे के सारे बाहर ना चले जाएं तब भी वो ओपन का बटन दबा के रखता है कि सारे के सारे बाहर चले जाएं। तो ये सिस्टम मेरे को बहुत सही लगा यहाँ पे। मेरे साथ तो हुआ है ये मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने तो बंद कर दिया था। मेरे साथ एक आंटी आ रही थी सामने से, बहुत बुढ़ी थी यार वो, और यहाँ पे ना कांजी में लिखा होता है ओपन और क्लोज, तो वो कांजी पता नहीं थी क्लोज वाली कौन सी है, तो मैंने वो दबा दी और उनके फेस पे से दरवाज़ा बंद हो गया। ओहो, कांजी का बड़ा प्रॉब्लम है। आंटी को लेट करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जैसे आपने टैक्सी करी यहाँ पे, तो उनके जो डोर होते हैं ना, वो सारा कंट्रोल ना ड्राइवर के पास होता है। वो ऑटोमेटिक डोर होते हैं, वो बटन दबाएगा तो खुलेगा, बटन दबाएगा तो बंद होगा। तो इस वजह से क्या है ना कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपने दरवाज़ा खोला, अब कईयों को आइडिया नहीं होता कि भैया दरवाज़ा खोलने से पहले बाहर देखना होता है कि कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही। तो दरवाज़ा खोला, सामने से कोई स्कूटर पे आ रहा है, साइकिल पे आ रहा है, गाड़ी पे ही आ रहा है, तो वो ठुक गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्योंकि ड्राइवर तो पूरा एक्सपीरियंस होता है, उसको तो पता होता है, तो पहले वो आगे पीछे चेक करता है, उसके बाद बटन खोलता है। अब बोल देता है कि भैया बैठे रहो, अभी बाहर मत निकलना। जैसे उसने बटन खोला तो बोल देगा अच्छा अब बाहर आ जाओ। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने खुद एक्सपीरियंस की है जापान में। और आप बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा है इसमें।
या आपको ऐसा लगा कि अबे ये पॉइंट तो बकवास था, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब ऐसा क्यों है ना। तो आप नीचे कमेंट में हमें बताना। तो आज की वीडियो करते हैं यही समाप्त और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबा देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तब तक के लिए घूमिए फिरिए, मौज कीजिए।